एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो विपक्ष को सांस नहीं लेने दे रहे कि विपक्ष साथ बैठकर कुछ रणनीति बना ले, अपने टकराव कम कर ले, सीट शेयरिंग कर ले। नरेंद्र मोदी विपक्ष को एक के बाद एक सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं और विपक्ष जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। पॉपकॉर्न नहीं देखें कैसे पट 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 उछलता है, फूटता है, तो वैसे ही विपक्ष इधर से उधर उछल रहा है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा करना क्या है। यह नरेंद्र मोदी ने माहौल बना रखा है। दूसरी तरफ दुनिया की अलग अलग संस्थाओं ने भी विपक्ष का बीपी बढ़ाया हुआ है। अब विदेश से एक रिपोर्ट आ गई जिससे विपक्ष टेंशन में आ गया है। विदेश से जो रिपोर्ट आई है वो भी कह रही है कि 2024 में आएगा तो नरेंद्र मोदी ही। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा सुनिए, आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं, फिर पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में मोदी का जीतना तय लग रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोदी को क्यों वोट मिलेगा, मतलब ऐसे हवा हवाई नहीं कि बस बोल दिया मोदी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे यह भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी ने कितना काम किया है, कितना नहीं, और क्यों वोट मिलेगा। इस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन का भी जिक्र है कि इंडिया गठबंधन क्यों कमजोर है और इसकी क्या हालत होने वाली है। तो यह पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है 2024 पर। विदेश से आई है भाई, यहां से आई भी नहीं कि आप कह दो कि फलाना मीडिया, गोदी मीडिया और ये मीडिया और वो मीडिया ने किया है। अब नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट लिखवाई तो नहीं होगी, तो इसलिए इस इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप यह देखिए कि किस तरह से पिछले 8 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को एक तरह से पॉपकॉर्न बना के छोड़ दिया है। यानी नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं और विरोधी इधर से उधर उछल रहे हैं, फाट 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 फूट रहा है। मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस सरप्राइज पर रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि एक सरप्राइज पर रिएक्ट करते हैं तो नरेंद्र मोदी दूसरा सरप्राइज ले आते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे जिस दिन राखी थी, रक्षाबंधन वाले दिन गैस सिलेंडर अचानक सस्ता हो गया। विपक्ष माहौल बना रहा था कि भाई हम तो जो है वो महंगाई करेंगे, वहां अचानक सिलेंडर सस्ता हो गया। 200 रुपया नॉर्मल आम आदमी के लिए और 400 रुपया उनके लिए जिन्होंने उज्ज्वला के तहत कनेक्शन लिया है। फिर संसद का स्पेशल सेशन बुलाने का ऐलान कर दिया। लीजिए, वहां अलग हंगामा मच गया कि अरे ये किस लिए हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। फिर चर्चा होने लगी कि एक देश एक चुनाव ये होने जा रहा है क्या, तो इस पे हाई लेवल कमेटी बनने की खबर आ गई। फिर हाई लेवल कमेटी की मुलाकातें शुरू हो गई। इसी बीच इंडिया की जगह भारत लिखने की बात आ गई। यानी विपक्ष के लिए मुसीबत ही मुसीबत है कि वो सिलेंडर सस्ता होने पर बोले, कि स्पेशल सेशन पर बोले, कि एक देश एक चुनाव पर बोले, कि एक देश एक चुनाव की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग पर बोले। किस पे बोले भाई, या इंडिया की जगह भारत लिखने वाली बात पर बयान दे। एक साथ इतने फ्रंट विपक्ष के लिए खुल गए हैं कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर मुंह करके गोला दागना है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात भी है। इसमें ध्यान देने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएम मोदी ने खुद कुछ भी नहीं कहा है। एक देश एक चुनाव तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला है, यह पीएम मोदी ने तो कहा नहीं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर अपने आप भिड़ गया, क्योंकि कुछ चैनल्स पे उन्होंने रिपोर्ट देख ली। पीएम मोदी ने खुद ये नहीं कहा कि वो इंडिया को मिटाकर भारत करने वाले, लेकिन विपक्ष कहने लगा कि इंडिया को मिटाना चाहते हैं। अपने आप अपने मन से कूदने लगे। पीएम मोदी ने खुद नहीं कहा कि वो स्पेशल सेशन में क्या करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष अलग अलग अटकलें लगाने लगा। पहले चुनाव हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है वो मजे लेते होंगे, हंसते होंगे कि देखो एक शब्द मैंने नहीं बोला, लेकिन पूरा विपक्ष घूम घूम के बिरनी की तरह नाच रहा है और विपक्ष हवा में तीर भी चला रहा है। और यही विपक्ष की हताशा को दिखाता है कि उनके पास नरेंद्र मोदी की सियासी रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। जो मोदी चाह रहे हैं वही हो रहा है। बिना बोले लट्टू बना रखा है, चकरगिन्नी बना रखा है। विपक्ष इधर से उधर नाच रहा है, क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी के दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही हैं। वो G20 की तैयारी में भी लगे, विशेष सत्र की भी तैयारी चल रही है। विशेष सत्र को लेकर ही विपक्ष में हलचल है कि पीएम मोदी आगे क्या बड़ा करने वाले हैं, उसे लेकर रोज नई नई थ्योरी भी आ रही है। विशेष सत्र को लेकर अब नई जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक संसद का विशेष सत्र जो है वो 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा, लेकिन 19 सितंबर को, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन शुभ मुहूर्त पर लंच ब्रेक के बाद नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी।
5 दिनों के विशेष सत्र में 1.5 दिन पुरानी संसद में कामकाज होगा और 3.5 दिन नए संसद भवन में विशेष सत्र चलेगा। सूत्रों के मुताबिक सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं, उनके महान कार्यों को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद का इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। जब संसद के विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उस वक्त हिंदुओं का बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी है। सरकार ऐसे वक्त में सत्र बुलाकर हिंदू विरोधी काम कर रही है। यही तारीख क्यों चुनी भाई? यह तभी कहा गया कि जिन दिनों गणेश उत्सव होता है उन दिनों में सत्र बुलाया गया है। क्या यही बीजेपी का हिंदुत्व है? अब सबसे पहली बात तो आप यह देखिए कि हिंदुत्व और हिंदू उत्सव की चिंता उस विपक्ष को हो रही है जो सनातन के अपमान पर, जो सनातन को खत्म करने की बात पर 2 दिन से मुंह सिल के बैठा हुआ है। अरे बॉस, इतनी चिंता थी हिंदू की, हिंदू पर्व की, तो क्यों नहीं बोले घूम के अपने गठबंधन के उस साथी को जिसने कह दिया कि सनातन को मिटा देंगे? तब तो मुंह से कुछ नहीं निकला। गणेश चतुर्थी के दिन संसद का सत्र हो जाएगा तो ये हिंदू विरोधी हो जाता है, और जो सनातन खत्म करने की बात करे वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो तो उसकी अपनी राय है। ये तो इन लोग का हाल है। वो पार्टियां सरकार को गणेश उत्सव पर ज्ञान दे रही हैं जिनसे सनातन का अपमान जो हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। दूसरी बात यह है कि विपक्ष यह समझा ही नहीं कि जानबूझकर गणेश चतुर्थी के दौरान ही सत्र इसलिए बुलाया गया ताकि शुभ अवसर पर नई संसद में प्रवेश किया जाए। यहां तो हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है भाई। हिंदू धर्म में यही मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। अब गणेश चतुर्थी पर अगर नई संसद का श्री गणेश करवाकर वहां पहला सत्र हो जाएगा तो पीएम मोदी ने तो एक तरह से हिंदू धर्म का, सनातन का सम्मान भी कर दिया, और जो सनातन के विरोधी हैं उस विपक्ष को जवाब भी दे दिया। और विपक्ष यहां भी फंसेगा। जो इसमें नहीं आएगा फिर बीजेपी कहेगी कि देखिए ये लोग तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आ नहीं रहे। आएंगे तो अपनी बात को काटेंगे कि भाई हमने देखिए जो है कहा था नरेंद्र मोदी तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन इसके बीच एक बात करीब करीब क्लियर है कि विशेष सत्र के साथ ही नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि विशेष सत्र में दुनिया में भारत की बढ़ती साख पर चर्चा भी होगी। पिछले 9 सालों में भारत ने कैसे प्रगति की है इस पर सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बात रखेंगे। यह बात भी अहम है कि अक्टूबर में G20 की एक मीटिंग 13 और 14 अक्टूबर को नई संसद में होने वाली, यह भी कहा जा रहा है। उससे पहले सरकार नई संसद में अपना कामकाज शुरू कर देगी, और सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार में टॉप लीडरशिप में सबका यही मत था कि नई संसद में प्रवेश विशेष सत्र बुलाकर किया जाए ताकि इस मौके को और खास बनाया जा सके। नए संसद भवन का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। ऐसी प्लानिंग थी कि 15 अगस्त 2022 जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तभी एक स्पेशल सेशन बुलाकर नए संसद भवन में कामकाज शुरू किया जाए। लेकिन कोरोना आ गया, फिर दूसरी वजह हो गई, तो निर्माण में देरी हो गई और तय प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पाया। फिर इसी साल मई महीने में पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, और अब जो है नए संसद भवन में कामकाज भी शुरू होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन कोई सत्र इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर कई सिस्टम लगाए जाने थे। सिक्योरिटी, टेस्टिंग और बाकी काम भी फाइनल हो चुका है, और इसलिए अब सत्र वहां होने जा रहा है। नए संसद भवन में सारा सिस्टम काफी आधुनिक और ऑटोमेटिक होगा, इसलिए सभी चीजों का ड्राई रन जुलाई अगस्त में किया जा चुका है। इसमें सबसे अहम संसद में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। जैसे आजकल मोबाइल में नहीं आता कि आपने ऐसे मुंह के सामने किया और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है, तो इसमें भी चेहरे की पहचान के साथ संसद में एंट्री का गेट अपने आप खुल जाएगा। नए संसद भवन के एंट्री पॉइंट के 6 मीटर के दायरे में आते ही सांसदों का फेस स्कैन हो जाएगा खुद ब खुद, और गेट खुल जाएगा। सांसदों के फेस स्कैन के साथ बायोमेट्रिक्स, जो उंगलियों के निशान लिए जाते हैं आधार के लिए, उसी तरह से उंगलियों के निशान भी लिए जा रहे हैं, ताकि अगर कभी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेल हो गया तो क्या कहिएगा कि नहीं अंदर नहीं जा सकते, तो फिर आपकी उंगली से ले लेंगे। जैसे आपके मोबाइल में अगर फेशियल रिकॉग्निशन काम नहीं करता है तो कई बार उंगली का सिस्टम होता है, उंगली का नहीं होगा तो पिन का सिस्टम होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम से संसद भवन में एंट्री हो सके, इसके लिए पिन नंबर का भी ऑप्शन रखा गया है कि पिन नंबर डालकर एंट्री कर लीजिए।
केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और कुछ बड़े अधिकारियों के फेस स्कैन हो भी चुके हैं। नई संसद में जो विजिटर होंगे उनकी एंट्री के लिए स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया। जैसे आपके वो मेट्रो वगैरह में नहीं होता है कि आपने स्मार्ट कार्ड लिया और वहां सटा ऐसे डब से खुल जाता है, आप मेट्रो में चले गए, वैसे ही यहां पे लगाया गया विजिटर के लिए। नई संसद में वेल जो है, जहां जाके ये सांसद हंगामा करते हैं, उसको इस तरह का बनाया गया कि बैनर पोस्टर लेकर जो सांसद हंगामा करते हैं और ट्राई करते हैं कि कैमरे में दिख जाएं, वो भी संसद में नहीं हो पाए। कुछ अटकलें ये भी हैं कि नई संसद का नाम भी कुछ और रखा जा सकता है। नई संसद में विशेष सत्र कराने से पहले पीएम मोदी एक बड़ा इवेंट G20 का भी आयोजित कर रहे हैं और ये बहुत ग्रैंड लेवल पर होने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन होगा, जिसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों के नेता भारत आने भी लगे। ये भारत के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, जिसमें दुनिया के 40 से ज्यादा नेता भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। यह इवेंट देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए पीएम मोदी इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आज G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को कुछ बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक G20 के आयोजन में जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्हें वक्त पर पहुंचने और वीआईपी कल्चर से दूर रहने के लिए कहा गया है। विदेशी मेहमानों को रिसीव करने के लिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंत्रियों से G20 ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, ताकि विदेशी मेहमानों से बातचीत के वक्त ऐप के जरिए अनुवाद और बाकी फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सके। इस ऐप में इंस्टेंट ट्रांसलेशन का फीचर है। अब मान लीजिए कोई जापान से आया है, कोई रशिया से आया है, कोई कहीं से आया है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, फ्रांस से आया, नहीं समझ में आ रही, तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। इसमें सभी भारतीय भाषाएं और G20 देशों की भाषा के अनुवाद की सुविधा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो भारत मंडपम G20 का जो वेन्यू है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने आधिकारिक काफिले को छोड़कर शटल सर्विस का इस्तेमाल करें। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 पर प्रेजेंटेशन भी दिया। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में मंत्रियों को बताया गया कि यह सम्मेलन भारत के लिए और उसकी ग्लोबल इमेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी इधर विपक्ष कूद रहा है अलग अलग मुद्दों पे, उधर नरेंद्र मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर और चमक जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और जहां पीएम मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी नई संसद में विशेष सत्र की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर एक तैयारी वन नेशन वन इलेक्शन की भी चल रही है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी समिति की पहली बैठक भी हो गई। यह बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। पिछले शनिवार को ही सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हाई लेवल कमेटी बनाई थी और आज उसकी पहली बैठक हो भी गई। रविवार को कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी थी इसके बारे में। यानी संकेत साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार सिर्फ कमेटी बनाकर बैठने वाली नहीं है, यह कोई पॉलिटिकल स्टंट भी नहीं है, बल्कि सरकार इस पर गंभीरता से काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उधर आज चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पर कानूनी प्रावधानों के तहत काम करने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। प्रावधानों के अनुसार इलेक्शन कमीशन 5 साल का समय समाप्त होने से 6 महीने पहले आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान है। राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। यानी जहां पीएम मोदी एक साथ कई एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहां विपक्ष इसी बात पर फंसा हुआ है कि इस विशेष सत्र में मोदी क्या करने वाले, इसकी रणनीति क्या बनाई जाए। और विपक्ष की मजबूरी यह है कि विशेष सत्र का वो बॉयकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता पीएम मोदी ने किस राष्ट्रीय मुद्दे पर सत्र बुलाया। दूसरी बात यह है कि अगर वो विशेष सत्र में जाएंगे तो किस रणनीति के साथ जाएं। भाई अभी तो पता ही नहीं ना होने वाला क्या है। कल को कोई ऐसा बिल ले आए जिस पर किसी की अपनी स्थानीय पॉलिटिक्स में वो सूट करता हो, तो इंडिया गठबंधन तो अलग अलग वोट करेगा, बात करेगा। इसी कंफ्यूजन के बीच सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी ने लिखा, पहली बात यह कही कि बिना किसी से बात किए आपने संसद का विशेष सत्र बुला लिया, यह क्या है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्र का कोई एजेंडा ही नहीं है बताया गया, जबकि जब भी विशेष सत्र होता है तो आम सहमति से एजेंडा तय होता है। तीसरी बात सोनिया जी ने कही कि विपक्ष के 9 मुद्दे हैं, उन पर वो चर्चा करना चाहते हैं। रूल क्या होगा इस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक बार जयराम रमेश ने इस पर क्या कहा सुन लीजिए,
फिर जो सोनिया जी ने लिखा उस पर क्या जवाब आया मोदी सरकार से, वो भी बताता हूं। हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी को भी सरकार ने चिट्ठी से ही जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा कि स्थापित परंपराओं का पालन करने के बाद 18 सितंबर को संसद का सत्र बुलाया गया। शायद सोनिया गांधी का ही परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आज तक संसद बुलाने से पहले कार्यसूची कभी नहीं दी गई। सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित परंपरा के अनुसार उचित समय पर दे दी जाएगी। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न ही सत्र बुलाने से पहले कभी मुद्दों की चर्चा होती है। तो सरकार कह रही है कि भाई ऐसा कब हुआ जो आप कह रही हैं कि हमने नहीं किया? हुआ कब ये सब? राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दे और कामकाज की चर्चा होती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है वो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में भी उठाए गए थे। सबका सरकार ने जवाब भी दिया था। और विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, यह अभी सत्र शुरू होने के पहले आपको बता दिया जाएगा।